हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर हम एक और नई क्लास के साथ आए हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है उसी को हम आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम आज की क्लास आगे बढ़ाने से पहले आज हम थोड़ा सा जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की क्लास हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। एक दो मिनट में हम उसका रिकेप और रिवीजन कर लेते हैं, फिर इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी और क्लास बड़े अच्छे से भी आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लास्ट क्लास में देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हमने शुरू किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट शुरू किया था हमने, उसमें उसका हमने एक फ्रेमवर्क तैयार किया था कि उसको हमें कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए हमने सबसे पहले ये समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास में हमें किस नज़रिए से पढ़ना है। उसमें हमने सबसे पहला पॉइंट ये समझा था कि सबसे पहले हमें संवैधानिक आदर्शों या मूल्यों के विकास के बारे में हमें पढ़ना है, जानना है, समझना है। उसमें हमने ये समझा था क्या क्या हो, जैसे लोकतंत्र का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, सामान्यता, न्याय, बंधुत्व, ये सब संवैधानिक आदर्श और मूल्य हैं, इनका विकास कैसे हुआ है, इन सबको हमें समझना है। फिर जो दूसरा पॉइंट था हमें उसमें समझना था संवैधानिक संस्थाओं का विकास। संवैधानिक संस्थाओं का विकास इट्स मीन्स कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन तीनों संस्थाओं के विकास के बारे में हमें समझना है, ये पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का एक फ्रेमवर्क, एक रोड मैप या एक चार्ट डिजाइन किया था। उस चार्ट में हमने दो चीजें मुख्यतः समझी थी। एक हमने ये समझा था कि कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास। ठीक है, कंपनी के अधीन जो हमने संवैधानिक विकास के बारे में करा था उसको भी हमने दो पार्ट में बांट लिया था। एक वो जब कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी, दूसरा ये जब कंपनी व्यापार प्लस राजनीतिक भी करने लगी थी, तो दोनों को हमने बाकायदा से समझा था। व्यापार में हमने ये समझा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी व्यापार करने में, जिसका कार्यकाल अगर 1600 से 1765 के बीच में माना जाए, क्योंकि 1600 ईस्वी में आई थी कंपनी, व्यापार करने आई थी, व्यापार करते करते वहाँ एक यहाँ राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी, राजनीति करने लगी। ठीक है, राजनीति करने के बाद उसके प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, फिर इलाहाबाद की संधि हो गई, फिर 1726 का एक्ट आया। इन सब की जो पृष्ठभूमि थी ये व्यापार, व्यापार की वजह से फिर राजनीतिक मामलों में वो हस्तक्षेप करने लगी और राजनीति करने लगी, तो कहीं ना कहीं व्यापार के साथ साथ राजनीति कार्य में भी संलग्न हो गई। उसकी वजह से फिर उस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो 1765 के बाद 1858 का जो काल था, उसमें जो संवैधानिक विकास हुआ था, उसमें हमने सबसे पहले हमने फ्रेमवर्क में लिखा था कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही इसी एक्ट को एक सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसे का संशोधन स्वरूप है, क्योंकि इसकी जो कमियां थी उसको संशोधन करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाने के बाद फिर आया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद ही एक 1784 के बाद 1783 का एक्ट आया था। ठीक है, उसके बाद फिर आया था 1793 का एक्ट। इन दोनों एक्ट जो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आए थे, पिट्स इंडिया एक्ट अपना 1784 को आया था, उसके बाद 86 में आया एक्ट, फिर एक और एक्ट आया था 1793 में। उसके बाद फिर 20 वर्ष बाद एक्ट आया था 1813 का, जिसको हम बोलते हैं चार्टर्ड एक्ट। चार्टर्ड एक्ट के बाद आया था 1833 का चार्टर्ड एक्ट, फिर 1853 का चार्टर्ड एक्ट, जो कि हमने समझा था कि ये कंपनी के अधीन था। और फिर राजनीति, तो ये हमारा 1765 से ये कहाँ तक पहुंच जाता है, 1858 तक, क्योंकि फिर 1858 के बाद डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन का संचालन होता है। तो उसके हमें जो संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ना पड़ता है वो हमें 1858 के बाद 1947 तक हमें पढ़ना पड़ता है। उसमें हमें सबसे पहला एक्ट पढ़ना पड़ता है जो भारत शासन अधिनियम 1858, उसके पहले 1857 की क्रांति हो गई थी, उसके बाद आया था। फिर उसके बाद हमें पढ़ता है भारत परिषद अधिनियम 1861 का पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद हमें 1852 का पढ़ना पड़ता है भारत परिषद अधिनियम। फिर 1909 का जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। फिर हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ते हैं जो 1919 का। उसके बाद हम 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इन अधिनियमों को हमें एक एक करके समझना था। तो फिर आज हम वहीं से अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं और फिर हम एक एक एक्ट को अच्छे से समझते हैं,
पढ़ते हैं और फिर मैंने जो आपको फ्रेमवर्क बताया था कि किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले हम उसको क्या क्या पढ़ेंगे, किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले हम उसका बैकग्राउंड समझेंगे कि पृष्ठभूमि क्या थी, पृष्ठभूमि क्या थी। फिर दूसरा उसका हम पढ़ेंगे उसमें प्रावधान क्या क्या थे, प्रोविजन क्या क्या थे, प्रावधान क्या। फिर उसके बाद हम समझेंगे प्रावधान के बाद उसकी जो परिणाम आया, क्योंकि देखो कोई भी आप कानून लागू करोगे तो कानून लागू करने के बाद उसके कुछ ना कुछ परिणाम तो आते हैं, परिणाम पॉजिटिव भी आते हैं, परिणाम नेगेटिव भी आते हैं, ठीक है ना। तो परिणाम हम देखेंगे, परिणाम, परिणाम के बाद फिर उसकी हम कमियों को समझेंगे। ये हमारा एक फ्रेमवर्क था, ठीक है ना। इसी के अंतर्गत हम इन सभी चीजों को समझेंगे और आगे से इनको याद रखेंगे, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं अपनी, कहां से, 1600 से शुरुआत करते हैं। तो देखो मोटा मोटा समझ लो आप, 1600 से शुरुआत करें, 1600 ईस्वी की शुरुआत करें, इंग्लैंड से बात शुरू करते हैं। इंग्लैंड में क्या हुआ कि महाराज, देखो इसका एक बहुत बड़ा इतिहास भी है, हम उस इतिहास में जाना नहीं चाहते कि भारत से कंपनी व्यापार करने आई। तो भारत से अगर आप प्राचीन काल से ही देखोगे तो कहीं ना कहीं भारत से व्यापार यूरोप का चलता ही रहता था। लेकिन ये 13-14 सेंचुरी में ऐसी परिस्थितियां घटी कि उन्होंने व्यापार, जो एक रास्ता था, जो जिसको सिल्क रोड भी बोलते हैं, जो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक होते, मेडिटेरियन सी होते हुए टर्की के किनारे तो पूर्वी यूरोप में खुलता था, वहां से आप यूरोप पहुंच जाते थे। उस रास्ते पर फिर जो हिस्ट्री में अब जाना नहीं चाहते, जो कुस्तुनतुनिया का पतन वगैरह हुआ था, उससे कहीं ना कहीं वो रास्ता ब्लॉक हो गया था। फिर एक समुद्री रास्ते की खोज की गई, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ था, वास्को डी गामा। तो फिर ऐसे व्यापार यात्रा शुरू हो गया, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण के कारण ही कहीं ना कहीं वाणिज्यवाद की शुरुआत हुई। उसी वाणिज्यवाद की प्रोसेस में ये फिर ईस्ट एशिया के साथ व्यापार करना शुरू हुआ, और ईस्ट एशिया में मुख्य देश था वो भारत था। तो 1600 ईस्वी की बात है, 1600 में एक चार्टर्ड एक्ट, चार्टर्ड एक्ट का मतलब होता है राजलेख, ठीक है ना, या अधिकार पत्र। चार्टर्ड एक्ट, इसको जर्नली बोलते हैं राजलेख, राजलेख, ठीक है ना, या अधिकार पत्र, या अधिकार पत्र, इसको यही बोलते हैं। तो 1600 का जो चार्टर्ड है उसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है ना, आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि ईस्ट इंडिया का ओरिजिनल नाम क्या था। उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, वो तो फिर रखा गया था, ठीक है, बाद में। तो उसके साथ 15 वर्षों के लिए एक अधिकार दिया गया है कि आप ईस्ट एशिया के साथ व्यापार कर सकते हैं। कितने के लिए? 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए एक अधिकार की बात कही गई, और ये यहां आके व्यापार करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। 15 वर्षों के एक अधिकार की बात कही गई। अब अगर एक अधिकार का मतलब होता है मोनोपोली, मोनोपोली इन द सेंस कि सिर्फ और सिर्फ उस क्षेत्र में आप ही व्यापार कर सकते हैं और कोई कंपनी वहां व्यापार नहीं कर सकती। एक अधिकार क्षेत्र डिसाइड कर दिया, उस अधिकार क्षेत्र में आपकी ही मोनोपोली चलेगी और कोई दूसरा वहां व्यापार नहीं कर सकता है, ठीक। अब देखो इसी क्रम में कहीं ना कहीं कंपनी 15 वर्षों के लिए व्यापार करने आई थी। इसके बाद ये व्यापार करने के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करने लगी, बहुत सारे युद्ध भी लड़े गए, ठीक है ना। तो वहीं से धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगी। अब इसके बाद क्या हुआ, अगर मैं यहाँ थोड़ा और आपको 2-3 फैक्ट बता देता हूँ कि जो कंपनी के साथ, अगर आपने चार्टर्ड एक्ट हम पढ़ेंगे 1813 में, जो कंपनी का जो एक अधिकार था ना, इस एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कितना? 1813 के चार्टर्ड एक्ट में एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। फिर क्या हुआ, और साथ में किसके साथ, ये भारत के साथ एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। प्लस में एक और चीज आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहा। चाय और चीन के साथ एक अधिकार कायम रहा, एक अधिकार बनाए रखा, ठीक है। ये वाली बात हो गई। इसके बाद फिर आगे क्या हुआ, इसके बाद जो दूसरा एक्ट आता है 1833,
1833 के चार्टर्ड एक्ट में जो कंपनी का कहीं ना कहीं एक अधिकार था ना, ये पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी का एकाधिकार 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 पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। ये एक फैक्ट याद रखना। और दूसरा फैक्ट यही कंपनी के बारे में बता दे रहा हूं, जो 1858 का आया था भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम में भारत शासन अधिनियम में कंपनी ही समाप्त कर दी। कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया। कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया। कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया। ये धीरे धीरे कंपनी की स्थितियां जो हमने यही समझ ली हैं, बार बार हम आगे भी पढ़ेंगे तो आगे भी हम समझते चलेंगे, यहां पर भी हमने वो बातें सारी समझ ली हैं। इसके बाद क्या हुआ कि 1600 का चार्टर एक्ट है ये, ठीक है। अब जो कंपनी का निर्माण हो गया, आप 15 वर्षों के लिए व्यापार कर सकते, एकाधिकार दिया गया। फिर वही क्या हुआ, कंपनी के साथ एक जिसको बोलते कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की भी घोषणा की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको निर्देशक मंडल भी बोलते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसमें 24 सदस्य थे। 24 सदस्य बनाए गए। ये 24 सदस्य कौन थे? ये 24 सदस्य कहां रहते थे? ये ब्रिटेन में रहते थे। और भारत के निर्देशक मंडल में ब्रिटेन में रहते थे। और कंपनी के निर्देशक मतलब कंपनी के मालिक यही होते थे। जैसे वर्तमान समय में कंपनियां होती हैं, कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ही वही सारी कंपनियों के निर्णय वगैरह लेते हैं। एक कहीं ना कहीं आंशिक रूप से कंपनी के मालिक भी होते हैं। तो ये 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो कंपनी के वहां मालिक होते थे। इसकी सदस्यता के लिए 1000 पाउंड की राशि ही याद रखना, क्योंकि आगे ये राशि कम कर देते हैं आने वाले एक्ट में। तो ये 24 सदस्य थे, ये कंपनी के मालिक थे। ये कहाँ रहते थे? ये ब्रिटेन में रहते थे। और कंपनी का शासन प्रशासन यही डिसाइड करते थे। कंपनी का शासन प्रशासन का संचालन यही तय करते थे। यही तय करते थे। तो ये होगी पहली बात। तो ये 1600 के एक्ट में ये सारे प्रावधान थे। इसके बाद फिर एक और छोटा सा एक्ट आ जाता है, जो 1726 का एक्ट है। 1726 का एक्ट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। इसमें क्या होता है कि कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियां है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि 1726 तक आते आते अगर देखा हो तो कंपनी की स्थापना सूरत में होती है। सूरत से फिर यह कंपनी बॉम्बे जाती है, बॉम्बे से फिर कलकत्ता जाती है, कलकत्ता से फिर मद्रास जाती है। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और कंपनी की फैक्ट्रियां भी और सेंटर भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें यही हो रहा है कि कंपनी की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और कंपनी के शासन प्रशासन के संचालन के लिए ये एक्ट लाया गया था। देखो ये सारी पृष्ठभूमि कौन सी होगी? जो कंपनी जब व्यापार ही करने आई थी और व्यापार करने के अंतर्गत ही ये 2 एक्ट आए थे। इसके बाद जो हमने सेकंड चीज पढ़ी थी वो कब पढ़ी थी? कि कंपनी व्यापार के साथ करने के क्या कहे, राजनीति भी करने लगे उसके लिए। तो इसके बाद फिर हम अपना जो दूसरा एक्ट है उसको हम समझते हैं। इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसको आप समझते हैं। समझना उसी फॉर्म में है। किस फॉर्म में समझना है? किस फॉर्म में समझना है? कि सबसे पहले क्या समझेंगे? इसकी पृष्ठभूमि, कि पृष्ठभूमि क्या थी। इसके बाद फिर हम क्या समझेंगे? इसके प्रावधान। फिर हम क्या समझेंगे? इसका परिणाम, कि परिणाम क्या था। फिर लास्ट में क्या आएंगी? इसकी कमियां।
ये पूरा आप समझ के रखना, इसी फॉर्म में, इसी फॉर्मेट में हम समझेंगे कि सबसे पहले हम पृष्ठभूमि समझेंगे, फिर प्रावधान समझेंगे, फिर परिणाम समझेंगे, और फिर हम कमियां समझेंगे। यहां से हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? पृष्ठभूमि को समझने से पहले देखो, समझो क्या हुआ कि जो हमने 1600 का एक्ट पढ़ा, 1726 का एक्ट पढ़ा, ये कब आया? 1773 के एक्ट में। अब देखो, भारत में जो कंपनी आई थी वो व्यापार करने आई थी। व्यापार करने के धीरे धीरे ये, उस समय भारत की अगर स्थिति आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा हो तो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिति का जो सेंट्रलाइजेशन था वो डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्रीयकरण की जगह विकेंद्रीकरण हो गया था। छोटे छोटे राज्य जो उभर कर सामने आने लगे थे। जो पहले एक दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल पीरियड आया था, तो कहीं ना कहीं सारा केंद्रीय दिल्ली था सेंटर, लेकिन धीरे धीरे फिर अवध के नवाब आ गए, मैसूर के नवाब आ गए, फिर हैदराबाद के निजाम आ गए, बंगाल ने अपना एक स्वतंत्रता घोषित कर दी। ऐसे ऐसे स्वतंत्र राज्य घोषित होने लगे थे। उस स्वतंत्र राज्य घोषित होने की वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने अपना व्यापार के साथ राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगा, और उसका बहुत ज्यादा फायदा अंग्रेजों को हुआ। उसी से ये पृष्ठभूमि बनी। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि ये व्यापार करने आए थे, व्यापार करते करते राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे। तो सबसे पहले इन्होंने बंगाल के नवाब से पंगा ले लिया। तो वहां जो 1757 का जो प्लासी का युद्ध की घटना घटी थी, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध होने के बाद कहीं ना कहीं इनकी आकांक्षाएं और बढ़ने लगी, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद इन्होंने बंगाल जैसे एक बहुत बड़े भूक्षेत्र को और बंगाल जैसी एक प्रोविंस या प्रांतीय या रियासत को इन्होंने हरा दिया था, और बंगाल पे कहीं ना कहीं अपना डोमिनेंस कर लिया था। और उस समय बंगाल बहुत बड़ा था। उस समय बंगाल का आप अभी काउंट कर लो कि बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और कुछ उड़ीसा और कुछ असम का क्षेत्र, तो बंगाल मतलब बहुत बड़ा प्रोविंस हुआ करता था। तो उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। वहां से इनकी राजनीतिक इच्छाएं थोड़ी और जागने लगी। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि कहीं ना कहीं 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद जो दीवानी मामले थे वो खुद अपने पास शुरू कर दिए। दीवानी मामले का मतलब ये होता है, शासन में दो चीजें होती हैं, यहां समझो। शासन, ठीक है, एक होते है दीवानी और एक होती है नजामत, जिसको बोलते हैं। दीवानी का मतलब ये होता है कि जो राजस्व इकट्ठा करते हैं ना, मतलब कर संग्रहण करना, कर संग्रहण करना ये। और निजामत का मतलब होता है जो कल्याणकारी योजनाएं होती है ना, वो वाली बात होती है, कल्याणकारी योजना। तो यहां से इनकी ये यात्रा शुरू हो जाती है। इसके बाद क्या हुआ? जो इसके बाद सबसे बड़ी घटना घटी वो कौन था? बक्सर का युद्ध। ठीक है ना, बक्सर का युद्ध आपने समझा होगा, जो कब हुआ था? 1764 में। बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध में इन्हें बहुत ज्यादा सफलता मिल गई, क्योंकि बक्सर के युद्ध में इन्होंने तीन बड़ी शक्तियों को हराया था। एक तो बंगाल के नवाब को हराया था, बंगाल के नवाब, जो उस समय कौन था? मीर कासिम। ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मीर कासिम था। उसके बाद इन्होंने अवध के नवाब को, जो सिराजुद्दौला था, उसको हराया था। फिर जो दिल्ली सल्तनत के वो थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय ये। और यहाँ कौन थी? ब्रिटिश सेना थी। ब्रिटिश सेनापति कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। इन तीनों ने संयुक्त एक युद्ध लड़ा था, जो कि ब्रिटिश सेना से हार गए थे ये। इन सबको हारने के बाद जो सबसे बड़ी घटना घटी थी, वो घटना ये थी जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज्य को भारत में एक स्थापित कर देती है। वो थी क्या? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में क्या होता है कि जो ब्रिटिश थे, अब देखो ये राजस्व प्राप्ति का क्या होता है, इन्हें प्रांत मिल जाते हैं। इलाहाबाद की संधि में कौन हो जाते हैं? सबसे पहले इनको मिल जाता है बिहार, 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 उड़ीसा और बंगाल।
अब देखो यहां से ये क्या करना शुरू कर देते, इन तीनों प्रांतों को इनको शक्ति मिल जाती है और इन राजाओं को हराने के बाद फिर ये राजस्व प्राप्ति की, जो मैंने बताया ना, अब ये दो काम करने लगते। ये क्या करने लगते कि राजस्व की जो प्राप्ति है ना हम खुद करेंगे, ठीक है, और निजामत का काम है राजा, मतलब राजा क्या करेगा, सिर्फ अपने राज्य के लोगों की देखभाल करेगा और राज्य में जो लोगों के लिए सुरक्षाएं सुविधाएं हो वो उपलब्ध कराएगा, लेकिन राजस्व की प्राप्ति कौन करेगा, अब ब्रिटिश लोग करेंगे। अब जब राजस्व की प्राप्ति ये करेंगे तो कहीं ना कहीं विवाद होना शुरू होगा, इसको ही बोलते हैं क्या, द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब क्या है कि राजस्व प्राप्ति एक कोई लोग करेगा जिसको दीवानी, और निजामत वाले दूसरे कोई काम करेंगे। अब तीनों प्रांतों के वो बहुत बड़े बड़े प्रांत थे, अब इन तीनों प्रांतों के क्या राजस्व प्राप्ति शुरू करने लगे, और यहीं से कहीं ना कहीं एक विचारक हुए जिनका नाम सुना होगा आपने, एल्बर्ट विल करके थे। एल्बर्ट विल महोदय ने यह कहा था कि ये जो युग है ना, कौन सा, 1764 के बाद, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, 1765, तो ये क्या था, एक युग परिवर्तन का, 1765 का काल एक युग परिवर्तन या परिवर्तन का काल था, युग परिवर्तन का काल था, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने बहुत अच्छे से शासन करना शुरू कर दिया था, ठीक है, कंपनी पूरी तरह राजनीति ही करने लगी थी। अब यहां से देखो राजस्व प्राप्ति करेंगे, अब राजस्व प्राप्ति करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होने की संभावना है, क्योंकि आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, आपने सिर्फ क्या किया, दो तीन राजाओं को हरा दिया, और ब्रिटिश जो क्राउन थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वो भी अभी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, उसको तो इतनी नॉलेज ही नहीं थी। उसी समय क्या हुआ, इस राजस्व प्राप्ति या राजस्व प्राप्ति करने के समय इसमें भ्रष्टाचार बहुत बड़ी मात्रा में हुआ, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी मात्रा में होना शुरू हो गया, बड़ी मात्रा में होना शुरू हो गया, और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा यह थी कि कंपनी घाटे में जाने लगी, कंपनी घाटे में जाने लगी। अब जब कंपनी घाटे में जाने लगी तो कंपनी ने क्या किया कि उस समय ब्रिटिश के जो पीएम थे ना, ब्रिटिश पीएम वो थे लॉर्ड नाथ, ठीक है ना, लॉर्ड नाथ। कई बार देखो पीटी में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे, तो ये लॉर्ड नाथ। कई बार पूछ लेते, यूपीपीसीएस में तो 10 बार पूछा गया, ठीक, तो ये ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नाथ थे। तो इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट से कहा कि हमें थोड़ा बहुत पैसा चंदा चाहिए, ठीक है, किसके लिए, हमारी कंपनी घाटे में चली गई है तो हमें उसके लिए पैसा चाहिए। अब ब्रिटिश पीएम ने यह कहा कि कंपनी घाटे में कैसे चली गई, कंपनी तो व्यापार करने गई थी, ऐसा क्या हुआ, तो इन्होंने फिर एक गुप्त समिति बनाई, और गुप्त समिति से कहा आपको यह सब पता लगाना है कि कंपनी में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं है, किस कारण से कंपनी इतने घाटे में चली गई है। तो फिर ये समिति बनी, इस समिति ने अपनी बाकायदा रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में ये पूरी तरह मान्य हो गया था कि कंपनी ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार होने के कारण एक कंपनी घाटे में चली गई, ठीक है ना। तो इस गुप्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर, गुप्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही क्या लाया गया, फिर रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट का ही मतलब क्या है, रेगुलेट करना है, ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, आधार पर ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। समझ गए ना मोटा मोटा पूरा बैकग्राउंड क्या था, ये था पूरा बैकग्राउंड कि किस वजह से रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, ठीक है। अब हम इसके समझते हैं इसमें प्रोविजन क्या क्या थे, क्योंकि सेकंड टर्म हमारा यही था कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद फिर हम समझते हैं उसमें प्रोविजन क्या क्या थे। अब हम प्रोविजन पे आते हैं, तो फिर अब हेडिंग डाल लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट।
अब देखो इसमें जो सबसे पहला प्रोविजन था ना, वो सबसे पहला प्रोविजन ये था, प्रावधान, कि जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उसके पहले भी इनकी बड़ी बड़ी मद्रास, मुंबई, तो बहुत बड़ी क्या हो रही थी, इनकी प्रेसिडेंसी भी बनती जा रही थी, क्योंकि कंपनी का व्यापार भी धीरे धीरे बढ़ रहा। अब देखो 1600 में कंपनी आई थी, आपको सोचो 1600 में कंपनी आई थी, ये कब की बात चल रही है, 1773 की, मतलब 173 साल की बात चल रही है कि 173 साल, तो 173 साल का जो पीरियड होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। 173 साल में कंपनी ने क्या क्या किया है भारत में, उसका परिणाम था ये रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, तो क्या हुआ कि देखो अगर आप भारत का मैप बना के देखो, अरे ये मैप कैसा बना, ठीक है ना, इतना ही बनाना, पूरा मैप नहीं बनाना, ठीक है, सही बना है, नहीं बना है, दोबारा बनाते हैं अपन, पूरा ही बना देते हैं, फिर मिटा देंगे। ये और ये सिर्फ, ठीक है, ये भारत का मैप है। अब देखो इसमें क्या था कि बंगाल अपना इधर था, बंगाल, ये अपना यहाँ मुंबई, ठीक है ना, ये मद्रास, ये बहुत बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसी थी। तो इसमें सबसे पहला जो प्रोविजन ये लाया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर था ना, उसको क्या बोला जाने लगा, गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो बंगाल, मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे ना, ये क्या थे, ये इसके अधीन, तो समझ लेना, प्रांतीय गवर्नर कौन हो गए, मुंबई और मद्रास के, और बंगाल का जो गवर्नर था उसी को क्या कहने लगा, गवर्नर जनरल। और पहला अगर गवर्नर जनरल पूछा जाए पीटी में, फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। तो ये तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो देखो अब अगर आप एक बात यहां पे समझो कि बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, पहले गवर्नर कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। अब अगर इसका आप परिणाम देखोगे, परिणाम क्या, परिणाम समझे क्या हुआ, परिणाम को अगर आप अच्छे से समझोगे तो ये गवर्नर जनरल है, इसके अंतर्गत क्या आ गया, प्रांतीय गवर्नर, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं प्रांतीय गवर्नर। तो देखो ये कहीं ना कहीं किसकी व्यवस्था कर रहा है, एक केंद्रीयकृत शासन की व्यवस्था कर रहा है, केंद्रीयकृत, केंद्रीयकृत शासन की व्यवस्था, या शुरुआत, या शुरुआत, दोनों बातों को आप लिख सकते हो, या शुरुआत। तो अगर इसका हम परिणाम देखें तो इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, केंद्रीकृत शासन की शुरुआत या व्यवस्था, ठीक है ना, केंद्रीकृत शासन की शुरुआत या व्यवस्था। क्योंकि इसमें क्या होने लगा कि एक व्यक्ति, उसके अंडर में सब लोग आ गए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर भारत में समझोगे तो भारत में क्या होता है कि प्रांत है, अगर भारत के कंटेक्स्ट में आप समझोगे, थोड़ा एग्जाम्पल लेके, जैसे देखो भारत में क्या है, ये केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, इधर क्या है, प्रांतीय सरकार, प्रांतीय सरकार। तो देखो प्रांतीय सरकार में जो गवर्नर होता है ना, राज्यपाल, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ही प्रतिनिधित्व रहता है, ठीक है ना, और एक संवैधानिक पोस्ट भी है, इसको कई बार केंद्र का एजेंट भी कहा जाता है, और भारत में सबसे विवादित पद भी यही है, सबसे विवादित, सबसे विवादित पद भी यही है, पद भी यही है,
तो ये कहीं ना कहीं केंद्रीय व्यवस्था की शुरुआत करता है, केंद्रीयकृत शासन की व्यवस्था की शुरुआत करता है। तो सबसे पहला जो था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो परिणामतः ये हुआ कि केंद्रीय शासन की शुरुआत वहां से हो गई है, केंद्रीय व्यवस्था। तो जो मैंने बताया था ना आपको कि हमें संवैधानिक विकास में यही सब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संवैधानिक विकास में सबसे पहले संवैधानिक मूल्य और आदर्शों का विकास पढ़ना है, जैसे लोकतंत्र, सामान्यता, न्याय, बंधुत्व, स्वतंत्रता, ये सब। सेकंड में क्या पढ़ना है हमें? संवैधानिक संस्थाओं का विकास। तो उसमें हमने ये चीज समझी है। अब अगर हम दूसरा प्रोविजन समझें कि दूसरा प्रोविजन क्या था, देखो दूसरा प्रोविजन इसमें यह था, दूसरा प्रोविजन क्या था कि देखो अब गवर्नर जनरल का कहीं ना कहीं कार्य बढ़ गया है। तो गवर्नर जनरल का जब कार्य बढ़ गया है तो इसमें क्या किया कि गवर्नर जनरल को एक सहायता देने के लिए एक 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल परिषद बनाई गई। गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल, तो ठीक है, अब गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए एक 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल का परिषद का गठन किया गया, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। अब देखो अगर आप इसका परिणाम देखोगे तो इसका परिणाम क्या निकलता है, इसके परिणाम की बात करोगे तो एक गवर्नर है, गवर्नर जनरल के लिए क्या हो जाएगा? एक परिषद। तो देखो जैसे प्रधानमंत्री होता है ना, प्रधानमंत्री का एक मंत्रिमंडल होता है, सारा मंत्रिमंडल, तो उसको मंत्री परिषद होती है, उसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है, उप मंत्री होते हैं, फिर कुछ विशेष मंत्री होते हैं, फिर कुछ जो बोलते हैं बिना विभागीय वाले मंत्री होते हैं, विभागहीन मंत्री जिनको बोला जाता है। तो उस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? कहीं ना कहीं कार्यपालिका बोलते हैं, ठीक है ना, राजनीतिक कार्यपालिका। तो इसमें क्या हो रहा है कि 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल परिषद का गठन किया गया। तो इसमें हम क्या समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें किसका विकास हो रहा है? कार्यपालिका। तो इसमें हम परिणाम में लिख सकते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका की शुरुआत, ठीक है ना, यह कार्यपालिका का विकास। क्योंकि अब एक कार्यपालिका बन गई है, कार्यपालिका का मतलब यही होता है। तो सेकंड चीज जो हमें इसमें देखने को मिलती है, क्या मिलती है? वो कार्यपालिका। अब इसमें कुछ 4 सदस्य गवर्नर जनरल परिषद थी, तो इनको कुछ अधिकार भी दिए गए थे। अब जैसे इनके अधिकार क्या दिया गया कि जो भी निर्णय होगा वो बहुमत के आधार पर होगा, निर्णय बहुमत के आधार पर होगा, बहुमत के आधार पर होगा, ठीक है। अब ये जो 4 सदस्य थे ना, 4 सदस्यीय परिषद, आप कमेंट बॉक्स में इनके नाम बनाना, 4 सदस्यीय परिषद के नाम कमेंट बॉक्स में बताना कि ये 4 सदस्य के नाम क्या क्या थे, ठीक है। निर्णय बहुमत के आधार पर होगा, ये हमने बाकायदा अच्छे से बात समझ ली। तो ये हमारा क्या था? सेकंड प्रावधान। इसके बाद फिर हम थर्ड प्रावधान की बात करें कि तीसरा प्रावधान क्या था जो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो रेगुलेटिंग एक्ट ही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें ही बहुत सी चीजों का विकास हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट में थर्ड प्रोविजन, ये एक प्रावधान ये भी कहा गया था कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और ये किस में बात चल रही है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से 2 बनते हैं कि किस एक्ट के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, एक ये सवाल बनता है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो वो 1774 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1774 में हुआ था। कहां हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता में हुआ था। ठीक, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम यहां पर भी बात करें कि इसका परिणाम क्या हुआ, तो देखो परिणाम क्या हुआ कि भारत में अब न्यायपालिका, तो न्यायपालिका की शुरुआत। परिणाम तो हम देखें तो न्यायपालिका न्यायपालिका की शुरुआत, न्यायपालिका की शुरुआत, न्यायपालिका की शुरुआत, ये परिणाम आ गया। क्योंकि देखो भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय आया तो कहीं ना कहीं एक जुडिशरी की भारत में शुरुआत होना शुरू हो गई। तो इसका परिणाम क्या है? न्यायपालिका की व्यवस्था। बस इसमें कुछ कमियां थी, जैसे कि ये सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्य क्षेत्र था वो बहुत सीमित था। कार्य क्षेत्र, जो जुरिस्डिक्शन होता है ना, कार्य क्षेत्र सीमित था। सीमित था कहां? सिर्फ कलकत्ता तक था, सिर्फ कलकत्ता तक था। पहली बात। दूसरी बात, इसमें अगर पढ़ोगे तो इसको यह भी कहा जाता है यह एक अभिलेखीय न्यायालय था। यह एक अभिलेख न्यायालय था। अभिलेख न्यायालय था, ठीक है ना। अब अभिलेख न्यायालय का मतलब यह होता है, अभिलेख न्यायालय का अगर मतलब समझो, अभिलेख न्यायालय का यह मतलब होता है कि न्यायालय अपनी अवमानना पर दंड देने का भी अधिकारी होता है। अवमानना पर, अवमानना पर दंड देने का अधिकार, का दंड देने का अधिकार। अब आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि अपने जो इंडियन जुडिशरी है उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोविजन किस आर्टिकल में है? ठीक है ना, आपको ये बताना है किस आर्टिकल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दूसरा ये होता है, अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि जो न्यायालय के निर्णय होते हैं उन निर्णय को सुरक्षित रखा जाता है और उन निर्णय को जो निचली अदालतें होती हैं उनमें कहीं ना कहीं एक नजीर के रूप में पेश किया जाता है कि हम सुप्रीम कोर्ट ने इस, जैसे आप भी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पढ़ते होंगे तो उसमें बहुत सारे आपको निर्णय पढ़ने पड़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में ये कहा है। तो कई बार हाई कोर्ट में डिबेट होती है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कोट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी अगर वर्तमान में देख रहे हो तो इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में अभी अगर आपने दिल्ली के सीएम का, केजरीवाल का केस हुआ तो उन्हें इंटरिम बेल मिली है। इंटरिम बेल इस बेस पर उनको दे दी गई है कि उन्हें लोकसभा के चुनाव में प्रचार करना है। तो ये किसने निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया। अब कल के दिन किसी भी नेता को अगर गिरफ्तार किया जाता है किसी भी केस में तो हाई कोर्ट में उसको बाकायदा ये बोला जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल संघ सर्वोच्च न्यायालय के केस में यह निर्णय दिया था, इस बेस पे दिया था, तो मैं भी उसको मांग करता हूं जब तक कि उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ना बदल दे, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं नजीर के रूप में पेश किया जाता है, नजीर के रूप में पेश किया जाता है, ठीक है। और अगर इसका आप गठन का समझो तो ये 3 सदस्यीय न्यायालय था, 3 सदस्यीय न्यायालय था, 3 सदस्यीय न्यायालय था। पीटी में ये भी सवाल पूछ लेते कि इसके जो पहले न्यायाधीश थे कौन थे, तो वो एलिजा एम्पे थे, उनका नाम याद रखना। ये पीटी की क्वेश्चन है, एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे थे, एम्पे थे, ठीक है। ये थे। अब इसके बाद अगर हम इन चीजों को समझे तो हमने तीनों चीजें समझ ली। क्या क्या समझ लिए? किन किन चीजों का विकास हो गया? केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, दूसरा क्या था? कार्यपालिका का विकास,
या कार्यपालिका की शुरुआत, कार्यपालिका की शुरुआत, और तीसरा क्या हमने पढ़ा, न्यायपालिका की शुरुआत, न्यायपालिका की शुरुआत। ठीक है ना, ये सब चीजें हमने समझ ली। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन इसमें आया था, तो नेक्स्ट प्रोविजन इसमें ये आया था, जो कि देखो मैंने आपको 1600 के चार्टर्ड एक्ट में बताया था कि कंपनी का निर्माण हुआ, कंपनी के निर्माण के बाद कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, निर्देशक मंडल, उसमें कितने 24 सदस्य होते थे। 24 सदस्य में से इसमें जो क्या किया गया, कंपनी पर नियंत्रण के लिए उन सदस्यों में थोड़ा फेरबदल किया गया। उनमें फेरबदल ये किया गया, या फोर्थ पॉइंट है तो हेडिंग में लगो कंपनी पर नियंत्रण, कंपनी पर नियंत्रण। कंपनी पर नियंत्रण, कंपनी पर नियंत्रण कैसे किया गया? जो 24 सदस्य थे, सीओडी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सीओडी वाले 24 सदस्य, इन 24 सदस्य में मैंने बताया था कंपनी के मालिक हैं, निर्देशक मंडल है, सारे यही डिसाइड करते हैं। तो उसमें जो 1600 एक्ट में था ना, उसमें क्या था कि 1000 पाउंड की राशि से ही आप इसके मेंबर बन सकते हो और कंपनी के मालिक बन सकते हो। इसमें घटा के कितनी कर दी, 500। तो 1000 पाउंड से घटाकर घटाकर 500 कर दिया। एक ये प्रोविजन दिया, 500 कर दिया। ठीक है, अब इसका कोई भी सदस्य बन जाए। दूसरा ये किया क्या, दूसरा प्रोविजन ये किया कि 24 सदस्यों में से 24 सदस्यों में से 1/4 प्रत्येक वर्ष रिटायर हो जाएंगे या अवकाश प्राप्त करेंगे, अवकाश प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये हो गया। पहले इनका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष। अब 1 वर्ष में 1/4 जाएंगे तो इसका कार्यकाल कितना हो गया, 4 वर्ष। तो इनका कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया, 4 वर्ष। एक ये प्रोविजन किया, 4 वर्ष कर दिया गया। एक ये प्रोविजन किया। साथ में इन पर नियंत्रण के लिए एक और, कि देखो वो दोहरा शासन था, जिसमें क्या हुआ रहा था कि इन्होंने राजस्व की प्राप्ति कर रहे थे, बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा था, क्योंकि राजस्व की प्राप्ति करने जा रहे हैं तो कई सामंतों से मिल रहे हैं, और राजस्व की प्राप्ति करने के बाद ये बहुत सारे सामंत को उसमें शेयर दे रहे हैं। तो शेयर देने के बाद क्या होता था कि अपनी निजी कंपनियां भी शुरू कर देते थे और उपहार में बहुत सारी चीजें ले लेते थे। अब उपहार में बहुत सारी चीजें ले लेते थे तो कहीं ना कहीं इससे भ्रष्टाचार फैलता था। तो इनको बंदिश ये भी लगा दी गई कि अब कोई भी व्यक्ति अपनी निजी कंपनी शुरू नहीं कर सकता है, ना ही आप रिश्वत या उपहार, दोनों एक ही बात होती है, तो निजी कंपनी की शुरुआत नहीं कर सकते, निजी कंपनी की शुरुआत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। साथ में रिश्वत या उपहार, कोई गिफ्ट वगैरह उपहार लेने के लिए मना। ठीक है ना, क्योंकि देखो रिश्वत उपहार, अब जैसे कि अभी जर्नल अगर आप परिभाषा समझो तो ऐसा अपने आप ही कहा जाता है कि भाई वो हमें रिश्वत नहीं दी गई है, उन्होंने हमें उपहार दिया है, गिफ्ट दिया गया है। जैसे दहेज के बारे में नहीं कहा जाता कि भाई वो तो हमें कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, दहेज नहीं दे रहे हैं, बचने के लिए। मतलब सिर्फ सिर्फ क्या है, शब्दों का हेर फेर है कि हाँ लड़की के पिताजी को जो अच्छा लगा उन्होंने हमें गिफ्ट दे दी। अब गिफ्ट में चाहे वो हमें 1 लाख रुपए दें, चाहे 2 लाख रुपए दें, चाहे 5 लाख रुपए दें, या कोई भी गाड़ी बंगला कुछ भी XYZ दें, वो हमें दहेज नहीं दे रहे। ऐसे यहाँ पे भी समझा दिया जाता था कि उन्होंने हमें रिश्वत नहीं दी, उन्होंने हमें क्या दिया, उपहार। तो बाकायदा मेंशन कर दिया जाएगा कि रिश्वत या उपहार कोई भी नहीं। ऐसी डाउरी एक्ट में भी कर देना चाहिए सरकार को कि आप कुछ भी नहीं ले सकते हो, फिर बवाल होगा तो सब देखा जाएगा।
ठीक है, ये हो गए हमारे मोटे मोटे जो प्रोविजन 1773 के एक्ट में लाए गए थे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इनकी हम कमियों को समझते हैं। हमने सबसे पहले इनका बैकग्राउंड समझ लिया, बैकग्राउंड के बाद इसके प्रोविजन समझ लिए, प्रोविजन के बाद हमने इसके परिणाम भी समझ लिए। अब हम इसकी कुछ कमियों पे बात करते हैं और कमियों को दूर करने के लिए जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था इसी का संशोधन स्वरूप। तो देखो सबसे बड़ी इसमें जो कमी आई थी वो कमी ये आई थी कि गवर्नर जनरल जो परिषद बनाई गई थी ना, उसका काम क्या था, वो राजस्व इकट्ठा करता था, और जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था, इन दोनों में कहीं ना कहीं विवाद होना उत्पन्न शुरू हो गए। तो अगर हम कमियों की बात करें, कमियां, कमियों की बात करें तो सबसे पहले क्या, गवर्नर जनरल परिषद और गवर्नर राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है ना। और इधर क्या हो रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है ना। अब देखो कोई अंग्रेज अधिकारी, क्योंकि देखो 1773 के एक्ट में एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको बताया, जैसे आज के समय में जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी एमपीपीएससी, तो जो कलेक्टर का पद होता है ना वो 1773 में ही लाया गया था। और कलेक्टर का जो जर्नली होता है कलेक्ट करना, कलेक्ट से वो बना है कलेक्टर। और जो मैंने बताया ना बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सबसे बड़ी प्रोविंस हुआ करती थी। तो अभी भी अगर आप वर्तमान में जाओगे तो यूपी वगैरह में प्रांत में आईएएस ऑफिसर को कलेक्टर ही कहा जाता है। तो कलेक्टर वो एक्ट आया था, तो अगर आप उसमें एक जर्नल इंफॉर्मेशन या एक फैक्ट लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। पांचवा यहां लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसमें पांचवा कि 1773 में ही कलेक्टर के पद का सृजन किया गया था, सृजन किया गया, ठीक है ना। ये याद रखना, कलेक्टर के पद का सृजन किया गया। अब इसके बाद वापस हम उसी पॉइंट पर आ जाते हैं कि क्या विवाद हो रहा था। विवाद देखो ऐसे शुरू हुआ, विवाद ये हुआ कि अब ये राजस्व प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। अब कुछ व्यक्तियों का क्या राजस्व दे पा रहे हैं, कुछ नहीं दे पा रहे हैं, या किसी से राजस्व ज्यादा लिया जा रहा है, उसकी हैसियत से ज्यादा लिया जा रहा है, तो वो कहां जाएंगे फिर, वो जाएंगे सीधे सीधे कहां, सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि उनके साथ विवाद होगा तो वो कोर्ट जाएंगे। तो इन दोनों में विवाद होना शुरू हो गया कि भाई वो तो इनका मामला है, अब कोर्ट जाओगे, कोर्ट ने अगर उस व्यक्ति के पक्ष में निर्णय सुना दिया तो फिर ये राजस्व प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये विवाद शुरू होने लगा। दूसरा ये विवाद शुरू हुआ कि कोर्ट जो भी निर्णय वगैरह सुना रही थी या कोर्ट में जो भी डिस्प्यूटेड जा रहे थे, क्योंकि देखो उस समय 1773 की बात चल रही है, 75 की बात चल रही है, उस समय भारत की अगर आप स्थिति देखोगे तो समाज में बहुत सारे रीति रिवाज हो गया, संस्कृति हो गया, धर्म के कुछ कर्मकांड हो गया, इनमें बहुत सारी क्या होती कुरीतियां पाई जाती थी। मतलब एक समय से समझ लो कि उस समय समाज में कुरीतियों का एक पीक पर थे अपने, उस समय समाज सुधार भी चल रहे थे, लेकिन हम उस पर नहीं जाते, वो एक हिस्ट्री का पार्ट है। तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे निर्णय देने में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती। अब किसी का कोई मामला आया, अब मामले में वो धार्मिक एंगल आ गया तो आप निर्णय नहीं दे सकते, वो हमारे संस्कृति की बात होने लगी। अब आप शादी में बाल विवाह कर रहे हो, अब कोर्ट मना कर रही कि आप बाल विवाह नहीं कर सकते हो, विधवा पुनर्विवाह कर नहीं सकती हैं, विधवाओं की शादी नहीं कर सकते, वहां सती होने का प्रावधान था। तो कहीं ना कहीं वो धर्म रीति रिवाज, तो वो विवाद होना भी शुरू हो गया। तो कौन सा विवाद शुरू हो गया, भारतीय संस्कृति, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, रीति रिवाज से संबंधित विवाद होना शुरू हो गया, ठीक है ना। एक तो राजस्व वाला विवाद होना शुरू हो गया जो कोर्ट में जा रहा है, तो क्योंकि देखो न्याय देने का काम किनका था, इनको भी था, ये भी न्याय दे सकते थे, न्याय देने का अधिकार इनको भी था, और न्याय देने का अधिकार किसको था, कोर्ट को भी था। बस दोनों में फर्क था, न्याय देने का अधिकार, न्याय देने का अधिकार इनको भी था, इनको भी था। ये कहीं ना कहीं वहां से इन चीजों की शुरुआत होती है। फिर हम इन दोनों के विवादों का समाधान करने के लिए जो एक एक्ट आया था उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कब आया था, 1721,
1781 का एक्ट है, जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस लिए आया था? जो 1773 की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए। 1773 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। ठीक है ना? और कई बार आपको ये भी मिल जाएगा कि ये 1773 का संशोधन, 1773 का संशोधन रूप है, संशोधन रूप है ये 1773 का संशोधन रूप। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया ना, नाम से जा रहा सेटलमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले इसने यही किया। क्या किया सेटलमेंट में? कि जो राजस्व प्राप्ति या गवर्नर जनरल की जो परिषद थी ना, उसका क्षेत्र अलग कर दिया, और जो सर्वोच्च न्यायालय का था उसका क्षेत्र अलग कर दिया। मतलब ये दोनों अब आपसी में एक दूसरे के क्षेत्र में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, दोनों के क्षेत्र को बांट दिया। मतलब जो राजस्व या कर प्राप्ति था, राजस्व प्राप्ति के मामले सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिए, पहला। दूसरा यह था कि गवर्नर जनरल परिषद भी अब सर्वोच्च न्यायालय के मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी। तो गवर्नर जनरल परिषद भी सर्वोच्च न्यायालय के मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। ठीक है ना? ये पॉइंट आया, ये आया। फिर इसमें क्या किया गया? इसमें एक और पॉइंट जोड़ा गया। उस पॉइंट में ये कहा गया, जो अभी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमने समझा था कि विवाद किस में आ रहा था, धर्म संस्कृति वगैरह को लेके, तो ये भी कहा गया, इसमें एक प्रोविजन ये भी दिया कि अब सर्वोच्च न्यायालय कोई भी निर्णय सुनाएगा या किसी भी मामले पर वाद विवाद होगा तो भारत की संस्कृति, धर्म और रीति रिवाज मामलों को उसको नजरअंदाज नहीं करेगा, उसको देखकर ही आराम से काम को करेगा। ठीक है ना? मतलब धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज को मद्देनजर रख कर ही फैसला सुनाया जाएगा। ये कोर्ट ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये बातें की गई। ठीक है ना? उसको सुनाया जाएगा। ये मामला हो गया। अब ये देखो, इस मामले में अगर आप इसके परिणाम की बात करो, अगर आप परिणाम की बात करो तो देखो, इस बात को आप समझो। इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल परिषद का शक्तियां अलग कर दी और राजस्व प्राप्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर। तो यहां क्या हो रहा? कहीं ना कहीं दोनों के पावर का सेपरेशन किया जा रहा है, शक्ति का पृथक्करण। ये सिद्धांत याद रखना, ये यूपीएससी में भी पूछा गया कि एक बार, शक्ति का पृथक्करण, इसको सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है? कि अब विधायिका की अलग शक्तियां होंगी, कार्यपालिका की अलग शक्तियां होंगी, न्यायपालिका की अलग शक्तियां होंगी। तो यहां किस किस की शक्तियां बांट दी हैं? कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसे भारत के भी संदर्भ में कहा जाता है, भारत में भी जो सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति का पृथक्करण, यहीं से विकसित रूप हुआ है। तो समझ लो, जैसे विधायिका है,
विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो देखो सबका अपना अपना क्षेत्राधिकार है, सबका अपना अपना क्षेत्राधिकार है, जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार है, जुरिस्डिक्शन। सब अपने अपने क्षेत्र अधिकार में ही कार्य करेंगे, कोई भी किसी दूसरे के क्षेत्र में काम नहीं करेगा। तो इसको ही सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं। कार्यपालिका के अलग कार्य है, विधायिका के अलग कार्य है, न्यायपालिका के अलग कार्य है। ये नहीं है कि कार्यपालिका का काम भी न्यायपालिका करने पड़े और विधायिका का काम भी न्यायपालिका करने पड़े और न्यायपालिका काम भी कार्यपालिका करने पड़े। अगर इनका विकासात्मक स्वरूप देखेंगे तो जैसे राजतंत्र होता था, राजतंत्र में ये तीनों कार्य एक ही व्यक्ति करता था। धर्मतंत्र में भी, वर्तमान समय में लोकतंत्र में भी कई देशों में जैसे ब्रिटेन में भी एक समय में विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों थे। विधायिका जो वहां की संसद थी, संसद ही न्याय वगैरह का भी काम करती थी। जो अपर हाउस था उसमें 15 लॉर्ड सभा के सदस्य होते थे, ठीक है, वही क्या करते थे, न्याय का कार्य भी करते थे। वर्तमान समय में 2005 के बाद वहां पे प्रावधान किया गया तो एक बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। लेकिन सबसे पहले अगर किसी देश में सेपरेशन ऑफ पावर आया था तो वो अमेरिका में आया था। तो यहां से कहीं ना कहीं हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात को समझ सकते हैं। तो ये हमारा परिणाम हो गया, ठीक है। तो हमने मोटा मोटा समझ लिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के सारे प्रावधान समझ लिए, उसका बैकग्राउंड समझ लिया, उसका परिणाम, उसकी कमियां, उन कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, ठीक है। इसके बाद हम अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। फिर पिट्स इंडिया एक्ट के बाद हम 2 एक्ट हमें पढ़ना है, जो 86 वाले और 93 वाले। उसके बाद फिर हम चार्टर्ड एक्ट 1813 वाला, 33 वाला और 53 वाला, इन सब को हम बाकायदा एक क्रोनोलॉजी के थ्रू एक एक को समझते हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और बड़े ध्यान से शांति से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली क्लास में हम मिलते हैं।